हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पे। है ना, हम स्टैटिक जीके की एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं। जैसा कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो और आपका कोई भी पेपर आता है तो उसमें जिस तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, अदर क्वेश्चंस आते हैं, उसी तरह से इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 25 प्लस क्वेश्चन होंगे और साथ में होगी एडिशनल जानकारी। तो आप हमारे चैनल पाठशाला ऋषिकेश को सब्सक्राइब कर सकते हैं। है ना, हम एमसीक्यू सीरीज़ शुरू करते हैं और फटाफट आपको देखना है कि आप क्वेश्चन पढ़ें और उसके साथ आप आंसर कर लें। है ना, जैसे पहला क्वेश्चन है, लेडी विथ लैम्प के नाम से कौन विख्यात है, कौन जाना जाता है, यह आपको देखना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सरोजनी नायडू, है ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इंदिरा गांधी और मायावती। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसका सही आंसर हो जाएगा। जब 18th सेंचुरी की ये बात है, क्रीमियन युद्ध हो रहा था, उस समय ये नर्स है क्योंकि, तो ये क्या करती थी कि जो पेशेंट होते थे उनको एक लैंप लेकर के जाती थी और देखती थी, हालचाल पूछती थी। तो इस वजह से इनका नाम पड़ गया था लेडी विद लैंप। है ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल आपको याद रखना है। सरोजनी नायडू को कहा जाता है भारत कोकिला। है ना, भारत कोकिला इनको कहा जाता है। जबकि आपको याद होगा कि स्वर कोकिला किन्हें कहा जाता है, लता मंगेशकर को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के अंदर में कुछ रिट जारी करता है, जबकि जो हमारा हाई कोर्ट होता है वो आर्टिकल 226 के अंदर कुछ रिट्स जारी करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। वापस चलते हैं। है ना, तो आपको ध्यान देना है आर्टिकल, है ना, इस तरह से आर्टिकल 32 के अंतर्गत इसमें देखना है 4 रिट बताई गई हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण। इनके लैटिन भाषा में दिए गए कुछ नाम भी होते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं हैबियस कॉर्पस। ठीक है, परमादेश को कहते हैं मैंडमस। ठीक है, निषेध को कहते हैं प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण को कहते हैं सीरियोसिरी। ठीक है, ये इनके नाम होते हैं। तो सरकारी पदाधिकारी के बारे में बोला गया है तो यहाँ पर जारी की जाती है परमादेश, जबकि किसी बंदी व्यक्ति के लिए की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। है ना, और निषेध प्रोहिबिशन जब सुप्रीम कोर्ट को अपने अधीनस्थ न्यायालयों को या हाई कोर्ट को अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर किसी मामले में कार्रवाई करने से रोकना होता है तो निषेध प्रोहिबिशन लगाया जाता है। प्रोहिबिटेड होता है ना जैसे कहीं पर, तो वहीं पर प्रोहिबिशन भी लगाया जाता है। ठीक है, उत्प्रेषण की बात की जाए तो जब उच्च न्यायालय या कोई भी उच्चतम न्यायालय जब अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यह कहता है कि वह अपने यहाँ कार्रवाई रोक करके उनके यहाँ वह मामला हस्तांतरित कर दे, तो इसको उत्प्रेषण के द्वारा बताया जाता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्यादाता कौन है। मतलब संविधान में आपको मालूम है कि कई सारे आर्टिकल, पार्ट, शेड्यूल हैं, उनमें जो लैंग्वेज लिखी गई है उसकी सही और अंतिम एक्सप्लेनेशन कौन कर सकता है। ऐसे मामले में 4 ऑप्शन आपके पास है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। क्योंकि एक्सप्लेनेशन की बात है तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कहीं पर भी अगर ऐसा होता है कि हम देखें कि हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर कोई वर्ड, टर्म अगर एक्सप्लेन नहीं की गई है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको एक्सप्लेन करता है। यही अंतिम व्याख्यादाता होता है। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो आपको जैसा कि मालूम होगा कि हमारे यहाँ चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों या वो हाई कोर्ट के जज हों, इन सबको अपॉइंट करते हैं कौन, हमारे प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग की घंटी बजेगी और वो कहेंगे कि देश में तो कॉलेजियम प्रणाली है, आप कैसे कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट करते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि जो कॉलेजियम व्यवस्था है वही कॉलेजियम व्यवस्था प्रेसिडेंट को नाम रिकमेंड करती है और रिकमेंड करने के बाद वो उस पर साइन कर देते हैं, जिसके बाद इनकी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हो जाती है। इसके बाद जो जिला न्यायालयों की अगर बात है, 4 ऑप्शन है, तो इसी मामले में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य में की जाती है। ठीक है, जिला न्यायालयों की बात हो रही है। आगे चलते हैं, सीधा सा आंसर। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है। तो अगर यह क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको क्वेश्चन को लगाना और आंसर बताना। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित, आप सभी को पता है कि हर 5 वर्ष में हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव होते हैं जिन्हें आम चुनाव भी कहते हैं। तो कौन सा रिप्रेजेंटेशन हम वहां पर यूज करते हैं, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है, सांप्रदायिक है, ये व्यक्तिगत इंडिविजुअल प्रतिनिधित्व है। थोड़ा सा गलत हो गया है, जब ऐसे भारी भरकम वर्ड होते हैं तो जो टाइपिस्ट हैं हमारे यहाँ के वो थोड़े से घबरा जाते हैं और थोड़ा गलत कर देते हैं। ठीक है, अनुपातिक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव है या भूभागीय रिप्रेजेंटेटिव है,
ये आपको बताना है। तो आपको सीधा सीधा मालूम होगा भूभाग्य या जो हमारे यहाँ रीजनल रिप्रेजेंटेशन है वो होता है ना। जैसे आप जानते हैं कि लोकसभा की सीटें जो होती हैं वो क्षेत्रवार बांटी गई होती हैं, ताकि जनसंख्या और भूभाग्य प्रतिनिधित्व के हिसाब से हर राज्य में एक प्रतिनिधित्व जो हो वो समान तरीके से बांटा जा सके। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? नेशनल पार्क की ये बात है, मैंने आपको कहा था ये स्टैटिक जीके की सीरीज़ है और स्टैटिक जीके में हर पार्ट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो नागरहोल नेशनल पार्क, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आंसर आपने बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो नागरहोल नेशनल पार्क है कर्नाटक में। कर्नाटक में और भी नेशनल पार्क आपको मिल जाएंगे, जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क है ना, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क भी आपको कहाँ मिल जाएगा? कर्नाटक में मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल पार्क आपको पढ़ लेने हैं अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्षावन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं आपको ये बताने हैं। वर्षावन मध्य भारत, पूर्वी घाट, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। उत्तर पश्चिमी हिमालय और पूर्वी घाट में। तो ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है लेकिन ऑप्शन में बड़ा दम है। आपको ध्यान देना है, जब भी इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आए तो आपको क्या कर लेना है कि आपको वर्षावन के कुछ और नाम भी सोच लेने हैं, क्योंकि वर्षावन किस जगह की कैसी जलवायु में होते होंगे उसी हिसाब से आंसर हो जाएगा। अगर वर्षावन को मैं कह दूं कि इन्हीं को सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है तो आपके लिए थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखिए, सदाबहार वर्षावन की बात की जा रही है तो थोड़ा सा ध्यान देना, उत्तर पूर्वी हिमालय की बात है और बात है पश्चिमी घाट की। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि हम ऐसे में मेजर जगह देखते हैं तो मेजर के हिसाब से यही इसका बिल्कुल सटीक और सही आंसर है और वर्षा वनों को ही सदाबहार वन कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, ये ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप यूकेपीएससी भी देने जा रहे हो तो आपको इनसे क्वेश्चन मिल सकता है। ये क्वेश्चन है मेरे कुछ विशेष विद्यार्थियों के लिए जिनको रोपण फसल के बारे में कई बार कंफ्यूजन होता है कि इनमें से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है, रोपण फसल नहीं है बताया गया है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया है तो मैं आगे पहले आपको इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उस पर ले चलता हूँ। रोपण फसल के अंतर्गत चाय, कहवा और रबड़ की फसलें आती है कर लीजिए। ईख मतलब गन्ने की बात है, रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आती है। ये वाली जो लाइन है ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, तो आपको इस पे भरोसा कर लेना चाहिए। फसल के उगाने के आधार पर किए गए वर्गीकरण में कई विद्वानों ने गन्ने को भी एक रोपण फसल माना है, परंतु भारत के संदर्भ में यह सही नहीं है। तो गन्ना जो है वो रोपण फसल नहीं है। वापस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो यहाँ से पूछा है नहीं है, तो आपको ये मिल जाएगा और आपको याद कर लेना है रोपण फसल कौन सी है। एक तो कहवा है, चाय है, रबड़ है ना। क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर ये गन्ना हो जाता है। रोपण फसल कौन सी नहीं है? तो ईख या गन्ना नहीं है। आगे चलते हैं, ये तो वही है। इसके बाद है खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी एक जगह है, अगर आप लोगों को कुछ ये याद आ रही होगी तो खेतड़ी मिलेगा राजस्थान में। देखिए ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे मिनरल्स, रिसोर्सेज, संसाधनों को हम पढ़ते हैं, उसी में से एक जगह खेतड़ी जो है वो एल्युमिनियम, तांबा, उर्वरक या स्वर्ण, गोल्ड किसके लिए फेमस है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ राजस्थान में है तो ये तांबे के लिए एक फेमस जगह है। इस तरह से कई बार पूछ लिया जाता है। राजस्थान की एक और जगह जो है जावर की खान, वो भी बड़ी फेमस है। अगला भी उन्हीं संसाधनों से ये क्वेश्चन है और आपको बड़ा पसंद आएगा इस सेशन अगर आपने पढ़ाई की हुई है तो। हजारीबाग, नेवली, झरिया, राउरकेला की बात है और मैच द फॉलोइंग करने हैं। मैं छोटी छोटी चीज़ें बताता चलूँ आपको कि ये उड़ीसा में है, झरिया झारखंड में है, ठीक है, ये झारखंड में है। नेवली जो है ये मध्य प्रदेश एमपी में है, एमपी में है। हजारीबाग जो है ये आपका झारखंड में है। ठीक है, तो शायद चीज़ें आपको आसान लगेंगी, इनको अगर ऐसे ही याद करेंगे तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो देखो जो नेवेली है वो है भूरा कोयला, लिग्नाइट इसको कहते हैं ना, तो मैंने लिख लिया है क्योंकि देखो कई बार पूछ लिया जाता है कि जो कोयला है उसका प्रकार बता दो कि कौन सा है, तो आपको फिर से ये याद रख लेना है। अब की बार लालू प्रसाद, अब की बार एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। जो एंथ्रासाइट होता है वो 1 नंबर का कोयला होता है, मतलब टॉप क्लास कोयला होता है, उसमें कोयला कार्बन की मात्रा ठीक होती है। दूसरा, तीसरा और चौथा, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। जो लिग्नाइट है उसको भूरा कोयला
उसको भूरा कोयला कहा जाता है, लिग्नाइट को, तो ये याद रखना है, ठीक है। फिर झरिया की बात है, राउरकेला की बात है, तो देखिए अगर हम झरिया की बात करें तो हमें कोयला याद आता है, झरिया झारखंड में, ठीक है। थोड़ी चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, लिख दी हैं, तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। राउरकेला की अगर बात करें तो लोहा आपको मिल जाएगा, और हजारीबाग की अगर बात करें तो अभ्रक आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। निम्न का मिलान कीजिए, फिर दे मैच द फॉलोइंग है। देखिए इनमें क्या होता है कि ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए रहते हैं कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, ठीक है, या डी का 4, इस तरह से ऑप्शन होते हैं, वो मैंने हटा दिए। और मैंने क्या देखा कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा। नदी और उनसे संबंधित परियोजना है। लास्ट एमसीक्यू भी अगर आपने मेरे साथ किया होगा तो मैंने उसमें उन सिटीज़ की बात की है जो किसी नदी के किनारे हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने नासिक की बात की थी, ठीक है, कि नासिक किस नदी के किनारे है। यहीं पर अगर हम इन बांध परियोजनाओं को देख लें तो हीरा कुंड है, हीरा कुंड महानदी में है। भाई हीरा की बात है तो महान ही होगा, और महान नदी में ही मिलेगा, ऐसा मान लो। टिहरी डैम की बात है, बच्चा बच्चा जानता है, टिहरी भागी या भागीरथी, ठीक है भैया, भागीरथी याद रखना है। थीन डैम की बात है तो ये जो रावी नाम का जो लड़का है ये बहुत ही ज़्यादा थीन है, ठीक है। फिर पोंग की बात आ रही है तो पोंगा जी हैं हमारे व्यास, ठीक है। ये आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है, इस तरह से आप इसे मैच कर सकते हैं। आगे चलते हैं। निम्न देशों और उनकी राजधानियों के जोड़े बनाकर सही उत्तर का चयन करना है। फिर से एक और मैच है, देखिए एक स्लाइड होती है, एक क्वेश्चन होता है, लेकिन जानकारी आपको पूरी मिल जाती है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिएगा, अर्जेंटीना की कैपिटल कोलंबिया, मिस्र ये हो जाएगा, यानी कि ये इजिप्ट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। इंग्लिश में इसका नाम इजिप्ट होता है, और जिम्बाब्वे। तो आपको आसान नज़र आ रहा होगा, जैसे ही आपने अर्जेंटीना देखा होगा आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे ब्यूनस आयर्स में, कोलंबिया से बोगोटा, जिम्बाब्वे से हरारे, और इजिप्ट जो है, मिस्र जो है, यह है कायरो। कल भी एक मिस्र से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें हमने स्वेज नहर की बात की थी। डायप्टर किसकी इकाई है, तो बिल्कुल मैंने इसमें साइंस के क्वेश्चन की भी पूरी कोशिश की है कि साइंस के एमसीक्यू भी इसमें कवर हो जाए, मतलब हर पार्ट से आपको इसमें एक क्वेश्चन देखने को मिले। डायप्टर किसकी इकाई है अगर इसकी बात की जा रही है, 4 ऑप्शन है, आपको मिल जाएगा। डायप्टर है लेंस की क्षमता की, है ना, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा P = 1/f, तो आपको ये ध्यान देना है। आगे चलते हैं। पीतल में क्या होता है, मतलब ये एक एलॉय मिक्सचर बताया गया है, और आपको देखना है कि इन चारों में से पीतल में क्या क्या होता है। तांबा और जिंक होता है, तांबा टीन होता है, तांबा चांदी होता है, तांबा निकेल होता है। पीतल में क्या होता है, तो जो पीतल होता है वो कॉपर और Zn का मिक्सचर होता है, ठीक है, एलॉय होता है। आगे चलते हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी वाइटमिन्स होते हैं आपको उनके केमिकल नेम और उनकी डेफिशिएंसी से होने वाले जो डिजीज़ हैं वो मालूम होने चाहिए, ठीक है, वो डिजीज़ हैं वो मालूम होने चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन है, ज़रा सोच करके तुक्का लगाइएगा कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन जो सी होता है वो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। कहाँ से मिलता है, तो आप कहोगे खट्टे फलों से ये मिलता है। खट्टे जो फल होते हैं या जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं वहाँ से ये मिलता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। कल भी इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन था, मैंने कहा था नेशनल इनकम को एनएनपी कहते हैं और इसे मार्क्ड प्राइस में मापा जाता है। तो इसके प्राक्कलन का जो इसको एस्टीमेट जो लगाता है वो कौन सा डिपार्टमेंट है, तो लिखा है राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको बोलते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। उत्पादकता परिषद राष्ट्रीय आय समिति द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, जिसे CSSO कहते हैं। लास्ट क्लास में बताया गया है 1952 में ये बना है, ठीक है, CSO, और 1956 में इसने सबसे पहली बार इसने राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो थे वो दिए थे। अगला क्वेश्चन भी अर्थशास्त्र से है, ताकि मैं आपको थोड़ी जानकारी देता चलूं कि जब अर्थशास्त्र को पढ़ा जाता है यानी कि इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाता है तो उसकी 2 शाखाएं होती हैं। एक को माइक्रो बोला जाता है और दूसरे को मैक्रो बोला जाता है। माइक्रो में हम हर चीज़ इंडिविजुअल लेते हैं, जबकि यहाँ पर हम एक वास्ट लेवल पर, या हम इसे कह सकते हैं कि एग्रीगेट या समग्र रूप में लेते हैं। कैसे लेते हैं, एग्रीगेट
एग्रीगेट या समग्र रूप में लेते हैं। तो इसी इकोनॉमिक्स को दो भागों में यानी कि माइक्रो में और मैक्रो में बांटने वाले व्यक्ति थे रेगनर फ्रिश। ठीक है, रेगनर फ्रिश थे। इकोनॉमिक्स जिन्होंने नहीं पढ़ी है, एक आधा क्वेश्चन आ ही रहा है, अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो उत्तराखंड की अगर तैयारी करें तो एटलीस्ट बजट तो पढ़ ही लेना। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें इसमें हैं, आपको ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन। ठीक है, रॉक गार्डन, ईडन गार्डन का नाम आपने लास्ट मेरी प्रीवियस ईयर क्लास में देखा होगा। किसने बनाया हुआ है या किसका बनाया हुआ है? आपको मालूम है कि ये पत्थरों को काट करके बनाया गया है रॉक गार्डन। तो उसके आर्किटेक्चर करने वाले व्यक्ति कौन है? ऐसे बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो किसने बनाया या उसके आर्किटेक्चर कौन है? अगर आपको ये मालूम हो तो आप इसका आंसर कहाँ पे कर दें? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के आर्किटेक्चर किसने दिया है, कौन है इसके बनाने वाले। तो रॉक गार्डन का आंसर है नेकचंद, याद कर लीजिए, नेकचंद इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो फुल फॉर्म से स्टैटिक जीके है और आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आपको याद आ रहा होगा तो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला है, तो PN भगवती का नाम, PN भगवती जस्टिस थे, उन्होंने PIL दिया है। फिर आता है NGT नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल, MSP, इसकी खूब चर्चा हुई है पिछले 1.5-2 सालों में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, NMA नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी। तो आपको बताना है कौन गलत है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है और एनवायरनमेंट की तरफ आपका ध्यान जाता होगा तो NGT जैसी चीज़ को देखा होगा। इसे कहते हैं नेशनल, ये हटा दो तो ग्रीन ट्रिब्यूनल हो जाएगा, जिसको फाउंड किया था 2018 कर दिया है, 2010 है ये, मतलब NGT जो है 2010 में इस्टेब्लिश किया गया है। निम्न में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग मुख्यालय से मिलाया हुआ है? थोड़ा सा मिसमैच हो गया, इसे सही कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि कोई संगठन है, जो ये संगठन है दिए हुए हैं, इनका जो हेडक्वार्टर है ये मिसमैच है, गलत तरीके से मिलाया हुआ है। 3 यहाँ पर सही होंगे और 1 गलत होगा, ये आपको देखना है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की बात है। इंटरपोल को इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ, इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन, और खाद्य तथा कृषि संगठन को हम कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 4 हैं, आपको बताना है कौन सा गलत है। तो इंटरपोल, देखो पेरिस लिखा है और लियोन, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर कई बार लियोन देखने को मिलता है, पेरिस फ्रांस में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने आपको जानकारी के साथ वो ऐड ऑन कर दिया। फिर है अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ। अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ कहाँ पर है भाई? बर्न में है ना, हम इसे ऐसे भी याद अब बच्चों को कराते हैं, और स्विट्जरलैंड में है, ये कहीं और नहीं है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है। तो देखो कई बार हम ऐसे भी याद कराते हैं कि मान के चलो कोई डाक जा रही है तो बर्न, वो जल गई, बर्न हो जाता है ना, तो वो वाला भी हम बोल देते हैं, तो याद रहता है। खाद्य तथा कृषि संगठन जो है वो है रोम में। ठीक है, तो FAO है रोम। रोम कहाँ है? इटली। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, तो आपको ये याद रखना है, मतलब ये सही है, ये सही है, ये सही है। इंटरनेशनल विमानन कहाँ है? तो जिनको मालूम होगा, कनाडा के मॉन्ट्रियल में ये है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में ये है, तो यही वाला जो है गलत मैच हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, मतलब हिसाब से ये वाला गलत है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन इतने ही थे। सभी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को मैंने पूरी तरीके से कवर कराने की, या पूरा जो पार्ट है कि उसको इस तरीके से कि वो आपके एग्जाम में हेल्प करे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए, आप ये वीडियो देखें तो वो आपके लिए यूज़फुल हो। अगर यूज़फुल रही है तो आप क्या कर सकते हैं? चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो फेसबुक पे हमें पाठशाला ऋषिकेश के नाम से, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं पाठशाला ऋषिकेश के नाम से, है ना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।